नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएचटी पीएचडी पीआरटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले हमने 12वीं क्लास में शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको लिया है और इसके बाद में आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है चिंतन का गैस्टोलट जो सिद्धांत है ये मुख्यतः आधारित है तात्कालिक स्मृति के प्रसार पर, चिंतन समग्रता एवं उत्पादकता पर, अभिसारी प्रक्रम पर या अपसारी प्रक्रम पर। तो चिंतन का गैस्टोलट जो सिद्धांत है ये आधारित है और किस पर आधारित है ये, तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है चिंतन समग्रता एवं उत्पादकता पर, इस पर ये माना गया है। और ये जो गैस्टोलट जो थे, गैस्टोलटवादी मनोवैज्ञानिक है ये, और इनका मानना है कि हम चीज़ों को उनके संपूर्ण रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग हिस्से में। चिंतन में इसका मतलब है कि हम समस्या को समग्र रूप से देखते हैं और अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिससे हमें समाधान मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे एक पहेली है, इसको हल करते समय हम पहले सभी टुकड़ों को देखते हैं और फिर अचानक हमें पूरी तस्वीर दिखाई देती है। तो ये थे गैस्ट्रोलटवादियों का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम जो ये मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं इन्होंने जो शोध किए थे तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोलट जो मनोविज्ञान है इसकी स्थापना जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर के द्वारा 1912 में की गई थी। गैस्ट्रोलट का मतलब है समग्र रूप से। गैस्ट्रोलटवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, इसलिए इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है और यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, न कि भाग में। गैस्ट्रोलट मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर तथा प्रयास करो और सफल हो जैसे सिद्धांतों का खंडन किया है। इस सिद्धांत के मूल में अंतर्दृष्टि या सूझबूझ विद्यमान रहती है और अंतर्दृष्टि का अर्थ लिया गया है किसी समस्या को गहराई से देखना व फिर वह समझना, इसलिए सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं गैस्ट्रोलट के सिद्धांत द्वारा रचना ग्राफिक डिजाइन जो किया गया था, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। और इस संप्रदाय के विकास में दो अन्य मनोवैज्ञानिक कर्ट कोफा जिनका समय माना गया 1887 से 1941 तथा ओल्फगैंग कोहलर समय रहेगा 1887 से 1967 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और स्कूल की स्थापना वुंट व पिचनर की आणविक विचारधारा के विरोध में हुई थी। इस संप्रदाय का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता का अध्ययन करना है और स्कूल में अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर बल देते हुए बताया गया कि यदि सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, परंतु संपूर्ण की विशेषताएं अंश की विशेषताओं से भिन्न होती है। गैस्ट्रोलट मनोवैज्ञानिकों ने इसे गैस्ट्रोलट की संज्ञा दी थी, जिसका अर्थ प्रारूप, आकार या आकृति बतलाया गया है। और इस स्कूल के द्वारा प्रत्यक्षण के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शोध किए गए हैं, जिसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का नक्शा ही बदल दिया गया। प्रत्यक्षण के अतिरिक्त इन मनोवैज्ञानिकों ने सीखना, चिंतन तथा स्मृति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को अत्यधिक प्रभावित किया था। और आगे जो इन्होंने ये शोध जो किए थे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कोहलर के प्रयोग लगा लें तो सन 1913 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक कोहलर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है कि शोध किस पर किया था, नाम क्या था। तो सुल्तान नाम ये बंदर था, मतलब चिंपैंजी था। प्रथम प्रयोग की बात करें तो इस पिंजरे में सुल्तान को बंद किया गया था। पिंजरे के बाद कुछ केले रखे गए थे, पिंजरे में एक छड़ी रखी गई थी। चिंपैंजी ने छड़ी की सहायता से केलों को प्राप्त कर लिया था। दूसरे शोध की बात करें तो द्वितीय प्रयोग जो है, अब केलों को पिंजरे से थोड़ी अधिक दूरी पर रखा गया था। पिंजरे में एक छड़ी के स्थान पर दो छड़ियाँ रखी गई थी जो एक दूसरे में फिट हो सकती थी। दोनों छड़ियों को जोड़कर चिंपैंजी ने केलों को प्राप्त कर लिया था। तीसरे की बात करें तो इस बार केलों को पिंजरे की छत पर लटका दिया गया तथा छड़ी के स्थान पर पिंजरे में एक बॉक्स को
रख दिया गया। चिंपैंजी ने कोने में रखे बॉक्स को खींचा और उस पर चढ़कर केलों को प्राप्त कर लिया। चौथे की बात करें तो इस बार कॉलर ने परिस्थिति को थोड़ा और कठिन बना दिया। इस बार केलों को थोड़ा और अधिक ऊंचाई पर लटका दिया गया। पिंजरे में 2 बॉक्स रख दिए गए। चिंपैंजी ने दोनों बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा और केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से सभी प्रयोगों से कॉलर ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। कॉलर ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि यदि व्यक्ति के वातावरण उद्दीपनों द्वारा परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग न करके संपूर्ण रूप में करता है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये शोध यहाँ पर किए थे। नेक्स्ट में जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, संप्रत्यय निर्माण के 4 अवस्थाओं में निम्न अंकित तत्व सम्मिलित होते हैं: तुलना, सामान्यीकरण, संज्ञानात्मक संरचना या संवेदी प्रतिमाएं। तो संप्रत्यय निर्माण के 4 अवस्थाएं में कौन सा है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है इसमें 4 को लिया गया है। मतलब वैसे तो इसमें जो है ये सभी आ जाती हैं, तो वैसे तो ये सभी आ जाएंगी इसमें। संप्रत्यय निर्माण में तुलना, सामान्यीकरण और ये संज्ञानात्मक संरचना और संवेदी प्रतिमाएं, तो ये सभी के सभी जो है इसमें आ जाती हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को कुत्ता शब्द सिखाते समय हम विभिन्न नस्लों और आकारों के कुत्तों की तुलना करते हैं, उनकी सामान्य विशेषताओं को उजागर करते हैं और बच्चे को अपनी संरचनात्मक संरचना में कुत्ते की अवधारणा बनाने में मदद करते हैं। तो इन सभी को जो है यहाँ पर इसमें लिया गया है। तो ऑप्शन मतलब ये सारे ही सही हमारे हो जाएंगे। तो मतलब ये वाला है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, लोग समस्या समाधान के लिए प्राय तार्किक नियमों को कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं। लोग समस्या समाधान के लिए प्राय तार्किक नियमों को कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वे क्रमबद्ध रूप से प्राकल्पना जांच में अक्षम होते हैं, पर्याप्त स्मृति नहीं होती, तर्कशास्त्र के नियम उपयोगी नहीं होते, वे पर्याप्त रूप से अतार्किक चिंतन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो कौन सी वाला यहाँ पर इसमें सही रहेगा? लोग समस्या समाधान के लिए तार्किक नियमों को कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है कि वे क्रमबद्ध रूप से प्राकल्पना जांच में अक्षम होते हैं। तो मानव मस्तिष्क सीमित क्षमता वाला है और हमेशा तार्किक नियमों का पालन नहीं कर सकते, खासकर जब समस्याएं जटिल होती हैं। जैसे यदि आप अपनी कार को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं तो आप हर संभावित कारण की जांच करने की बजाय सबसे संभावित कारण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निगमनात्मक तर्कणा में तर्क की दिशा होती है सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, दोनों ओर या विपरीत दिशाओं में हो सकती है। तो निगमनात्मक तर्कणा में तर्क की दिशा होती है, तो कौन सी होती है? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है, विपरीत दिशाओं में ये ये जो ऑप्शन 1 में जो यहाँ पर आया है सामान्य से विशेष में। तो 1-2 विधियाँ होती है आगमन निगमन। तो ये जो निगमन जो है इसके बारे में है, निगमनात्मक, तो सामान्य से विशेष। सभी जैसे सभी मनुष्य ईश्वर हैं, सोक्रेट्स एक मनुष्य है तो इसलिए सोक्रेट्स नश्वर है। तो सामान्य से विशेष, इसमें पहले नियम होते हैं बाद में उदाहरण आते हैं, तो ये सामान्य से विशेष की ओर है। और एक आगमन विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होते हैं, तो वो इसका उल्टा हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, चिंतन के बारे में निम्नलिखित में सबसे कम सही कथन कौन से वाला है? चिंतन के बारे में, चिंतन प्राय अभिप्रेरित होता है, बिना समस्या के होता है, चिंतन सेट से प्रभावित है, चिंतन प्राय दिशा में निर्देशित होता है। तो सबसे कम सही है यहाँ पर कौन से वाला कि बिना समस्या के होता है। बिना समस्या के कोई सोच ही नहीं सकता, समस्या होगी तभी उसके बारे में व्यक्ति सोचता है। तो चिंतन आमतौर पर किसी समस्या या प्रश्न के जवाब में होता है। यदि आप भूखे हैं तो आप भोजन की तलाश करोगे, भोजन के बारे में सोचोगे कि कैसे हमें ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, पियाजे मॉडल में ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार का निर्धारण अधिकतर प्रतिवर्तों द्वारा होता है उसे कहा जाता है। तो पियाजे मॉडल में ऐसी अवस्था जिसमें व्यवहार का निर्धारण अधिकतर प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस के द्वारा होगा, तो प्राक क्रियात्मक अवस्था, मूर्त, संवेदी या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी है यहाँ पर? ये पियाजे, जिन पियाजे जो थे
तो इसमें जो यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन 3 को, जो संवेदी पेशीय अवस्था है। तो जीन पियाजे जो है इनके अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों और हरकतों का उपयोग दुनिया को समझने के लिए करता है। जैसे एक शिशु है, अपनी उंगलियों को चूसता है या फिर अपनी माँ की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था है। तो ये सब 0 से 2 वाली कह सकते हैं अवस्था। इंद्रजनित गामक अवस्था, फिर पूर्व से क्रियात्मक अवस्था होती है, फिर मूर्त से क्रियात्मक अवस्था होती है, फिर अमूर्त औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। विशेषता मानसिक वृत्ति, विभेदन या स्थानांतरण। तो ये जो संप्रत्यय निर्माण है इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। तो कौन सम्मिलित होती है इसमें? तो इसमें जो है विभेदन जो है इसको लिया गया है। तो ये जो एल्गोरिथम जो है कि ये चरण दर चरण प्रक्रिया है जो हमेशा सही समाधान की ओर ले जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा समस्या समाधान की गारंटी देता है? बाधा निवारण एल्गोरिदम, स्वतः शोध प्रणाली या साधन साध्य विश्लेषण। तो समस्या समाधान की गारंटी देता है, कौन देता है? तो ये जो ऑप्शन 2 जो है इसमें एल्गोरिदम में, क्योंकि एल्गोरिदम क्या है, एक चरण प्रणाली है जो हमेशा सही समाधान की ओर ले जाती है। तो ये वाला सही है इसका। तो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है ये ऑप्शन 3, तो ये ठीक है, इसमें विभेदन ही है। विभेदन मतलब विभेद, जैसे एक बच्चा सीखता है कि कुत्ते बिल्लियाँ से अलग होते हैं, तो मतलब उनमें भेद करना, वो है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, वह काम चलाऊ विधि जो समस्या के चयन का एक प्रभावी खोज करने में मदद करता है उसको कहा जाता है एल्गोरिदम, शिक्षा, स्वतः शोध या अधिगम। तो वह काम चलाऊ विधि जो समस्या के चयन का एक प्रभावी खोज करने में मदद करती है, तो क्या कहा जाता है उसे कहा जाएगा स्वतः शोध, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। स्वतः शोध एक मानसिक शॉर्टकट है जो हमें जल्दी से समाधान खोजने में मदद करता है, लेकिन यह हमेशा ही सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी चाबियां खो देते हैं तो आप सबसे पहले उन जगह पर देखेंगे जहां पर आप आमतौर पर उन्हें रखते हैं। तो ऐसे ही करते हैं सभी, अगर भूल भी जाते हैं तो वही जगह पर जाकर देखते हैं सबसे पहले जहां पर वे रखते थे। नेक्स्ट आ जाता है, सृजनात्मक समस्या समाधान में घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? प्रबोधन, उद्भवन, प्रमाणीकरण तथा आयोजन। आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, प्रमाणीकरण कौन सा है? सृजनात्मक समस्या समाधान में घटनाओं का सही क्रम। सही क्रम कौन सा है? सही क्रम ऑप्शन 3 वाला है यहाँ पर, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। सृजनात्मक क्या है? तो सृजनात्मक समस्या समाधान में हम पहले समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर हम कुछ समय के लिए समस्या से दूर रहते हैं और फिर हमें अचानक समाधान पर विचार आता है और अंत में हम समाधान का परीक्षण करते हैं। जैसे एक लेखक है, एक उपन्यास लिखने से पहले कई विचारों पर शोध करता है, फिर वह कुछ समय के लिए लिखता नहीं है, फिर उसे अचानक एक नया विचार आता है और अंत में वह उपन्यास को पूरा करता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन के रूप में उद्भवन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है नया समाधान, अचेतन चिंतन प्रक्रिया, सोच प्रक्रिया या शाब्दिक चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर किसे माना गया है? ऑप्शन 2 को, अचेतन चिंतन प्रक्रिया को। तो ये जो उद्भवन जो है, उद्भवन, इसके दौरान हमारा अचेतन मन समस्या पर काम करता रहता है, भले ही हम सचेत रूप में इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। जैसे एक वैज्ञानिक है, एक जटिल समस्या पर काम कर रहा है लेकिन वह समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है, तो वह कुछ समय के लिए समस्या से दूर रहता है और फिर अचानक उसे एक नया विचार आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट क्रियाओं
द्वारा तर्कना करने की क्षमता किस अवस्था से संबंधित होती है? संवेदी गामक से, पराग से, मूर्त से या इन सभी से? तो इसमें जो है ऑप्शन 3 को लिया गया है, अर्थात जो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था है। तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में बच्चे ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। एक बच्चा है, वो समझ सकता है कि एक ही मात्रा में पानी को अलग अलग आकार के कंटेनरों में डालने से पानी की मात्रा नहीं बदलती है। तो जैसे एक पानी का गिलास है, चाहे आप उसे एक मग में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, तो रहेगा वो उतना ही। तो ऐसे जो विचार बच्चे में आ जाते हैं मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, संप्रत्यय निर्माण का प्रयोगात्मक सत्यापन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा होता है? इशिहारा परीक्षण, कॉलिंस एम ड्रीवर परीक्षण, अलेक्जेंडर ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, होफमैन केसामिन परीक्षण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रयोगात्मक सत्यापन किस परीक्षण के द्वारा होता है? जो ऑप्शन 2 में आया है यहाँ पर, कॉलिंस एम ड्रीवर परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है, तो यहाँ पर ये कौन सा है? समस्या हल करना, चुनना, समस्या समाधान के तरीके ढूंढना या फिर परीक्षण करना। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो यह है समस्या को चुनना। तो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप उस समस्या को परिभाषित करें और पहचानें कि जिसे आप हल करना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में सुधार की आवश्यकता है, तो आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि आपकी समस्या क्या है। क्या आप समय का प्रबंधन करने में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो रही है? नेक्स्ट है ज्ञान सृजन एवं तत्व रचना मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा है? तो यहाँ पर रचनावाद है, मनोविश्लेषणवाद है, प्रकार्यवाद है, ये कोई भी नहीं है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो ज्ञान सृजन एवं तत्व रचना मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा है? तो ये माना गया है यहाँ पर रचनावाद को। रचनावाद एक सीखने का सिद्धांत है जो मानता है कि शिक्षार्थी अपनी स्वयं के ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से करते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक विज्ञान प्रयोग करता है और अपने निष्कर्षों के आधार पर एक सिद्धांत विकसित करता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के कोहलर, टोलमैन, ये कोलमैन है, टोलमैन है, ये पियाजे हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो मनोवैज्ञानिक थे यहाँ पर कौन थे? तो ये थे जीन पियाजे, जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। तो ये जो जीन पियाजे जो है, ये पियाजे है यहाँ पर, जीन पियाजे ऐसे कर लेते हैं, जीन पियाजे, क्योंकि ऐसे था जीन पियाजे। तो जीन पियाजे जो है एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकसित किया था। और इनका जो सिद्धांत है ये बताता है कि बच्चे 4 चरणों में सोचते और सीखते हैं, जैसे संवेदीगामक अवस्था, पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा था। तो जैसे जो है यहाँ पर जिन पियाजे जो उन्होंने देखा कि बच्चे जो है विभिन्न उम्र में दुनिया को अलग अलग तरीके से समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे सोचते हैं कि यदि आप एक ही मात्रा में पानी को एक लंबे पतले गिलास से एक छोटे चौड़े गिलास में डालते हैं तो पानी की मात्रा बदल जाती है। मतलब अगर आप चौड़े में डालोगे तो कुछ अलग दिखाई देगा, लंबे वाले बर्तन में डालोगे कुछ अलग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से तो ये जीन पियाजे थे। और सिद्धांत की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे का है। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की ने किस कारक को शामिल किया था? संस्कृति धर्म को, संस्कृति जाति को, संस्कृत भाषा, संस्कृति क्षेत्र को। संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोत्स्की ने किस कारक को शामिल किया था? तो यह किया था संस्कृति भाषा को। और ये जो लेव वाइगोत्स्की जो है ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। कौन है? रूसी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकसित किया था। और उनका सिद्धांत बताता है कि सीखना सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए वाइगोत्स्की ने देखा कि बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक हैं धर्म, परिवार, राजनीति या ये सभी। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक कौन हैं, और जो ऑप्शन 4 में आया है मतलब ये सभी धर्म, राजनीति, परिवार, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। जैसे एक बच्चा है जो एक ऐसे परिवार में बढ़ता है जो शिक्षा को महत्व देता है तो उसके स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की अधिक संभावना रहेगी। नेक्स्ट है आगमनात्मक बुद्धिक्रम अग्रसर होता है मूर्त से अमूर्त, सामान्य से विशिष्ट, उच्च से निम्न या बाएं से दाएं। तो आगमनात्मक बुद्धिक्रम अग्रसर होगा, तो इसको माना गया है मूर्त से अमूर्त की ओर, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। यदि आप देखते हैं कि हर बार जब आप एक विशेष पौधे को पानी देते हैं तो वह बढ़ता है, तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी पौधों को बढ़ने में मदद करता है। तो यह है मूर्त से अमूर्त। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक में इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में सोच विकास पर सर्वाधिक चिंतनपूर्ण योगदान है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर या जेबी वाटसन का। तो सोच विकास पर सबसे अधिक चिंतनपूर्ण योगदान दिया था, और किन के द्वारा, तो जीन पियाजे के द्वारा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर एक जो है इसमें दिए गए हैं। तो जीन पियाजे को बच्चों में सोच के विकास पर उनके व्यापक शोध के लिए जाना जाता है। जैसे बच्चे ने देखा कि जैसे जीन पियाजे जहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे जहाँ विभिन्न उम्र में दुनिया को अलग अलग तरीके से समझते हैं, और उन्होंने देखा कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य नियम का अनुमान विशेष परिस्थिति में करना, कौन सी विधि कहलाएगी? सामान्य नियम का अनुमान विशेष परिस्थिति में करना, आगमन, निगमन, यहाँ पर ये निगमन आगमन है दोनों, या ये सभी। तो सामान्य नियम का अनुमान विशेष परिस्थिति में करना, तो क्या कहा गया उसे कहा गया है निगमन विधि। तो निगमन तर्क में हम सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। यदि आप जानते हैं कि सभी मनुष्य नश्वर हैं और आप जानते हैं कि सोक्रेट्स एक मनुष्य है, तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोक्रेट्स नश्वर है। नेक्स्ट आ जाता है बचत विधि का संबंध इनमें से कौन सा है? पुनः सीखना, एबिंगहॉस, प्रयत्न सीखना, थॉर्नडाइक का, अंतर्दृष्टि कोहलर का, या संज्ञानात्मक जीन पियाजे का। तो बचत विधि का संबंध इनमें से किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इनका संबंध रहेगा ऑप्शन 1 से पुनः सीखना, एबिंगहॉस। तो हरमन एबिंगहॉस, ये इनका नाम था, हरमन एबिंगहॉस जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मृति पर अग्रणी शोध किया था, और उन्होंने बचत विधि का विकास किया जो मापती है कि किसी व्यक्ति को पहले सीखी गई जानकारी को फिर से सीखने में कितना समय लगता है। यदि आपने एक कविता सीखी है और फिर आप भूल जाते हैं कि तो आपको उसे फिर से सीखने में कम समय लगेगा। जैसे मान लें आपने पहले कोई कविता सीख ली और आप उसे भूल गए, तो आपको उसे फिर से सीखने में कम समय लगेगा, लेकिन आपको याद तो की थी लेकिन वैसे भूल गए हैं, तो एक बार आप रिवाइज करोगे तो दोबारा से याद वो हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्मायन उद्भवन, इससे तात्पर्य है कार्यावकाश से, सार्थक अंतराल से, कार्यांतराल से, या इन सभी से। तो उष्मायन उद्भवन से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब या इन सभी से यहाँ पर लिया गया है। उद्भवन क्या है कि यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम एक समस्या से दूर रहते हैं और फिर अचानक हमें समाधान का विचार आता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक जटिल समस्या पर काम कर रहे हैं और आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए समस्या से दूर हो सकते हैं और फिर आपको अचानक एक नया विचार आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक इसमें असत्य है, सभी चिंतनशील बुद्धिमान है, सृजनशील बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान सृजनशील है। तो यहाँ पर इसमें असत्य है, और असत्य की बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो 3 है, तो इसका लिया गया है कि सभी बुद्धिमान सृजनशील है। बुद्धिमान होना सृजनशील होने की गारंटी नहीं देता है, तो बुद्धिमान जाए सृजनशील की गारंटी नहीं देता है, तो इस कारण से यहाँ पर सत्य माना गया है। जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है, तो वह जरूरी नहीं कि एक रचनात्मक विचारक भी हो।
तो इस कारण से जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है इसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन है ज्ञान शास्त्र को कहा गया है। तो क्या कहा गया है ज्ञान शास्त्र को, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है इसको यहाँ पर कहा गया है। तो इस विज्ञान में ज्ञान का सृजन, स्वरूप एवं कारण प्रभाव की विशद विवेचना की जाती है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो है आपके थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके बाद हमारे जो आपके अन्य सब्जेक्ट इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इसका भाववाचक संज्ञा रूप सादे, सादी, सादगी या सीधा, तो कौन से वाला इसका बनता है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो सादा का जो भाववाचक हम बनाएंगे तो सादगी बनेगा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराएंगे तो उन शब्दों का हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बचपन और सादा ये विशेषण है, और सादा का जब हम भाववाचक बनाएंगे तो सादगी ये बनता है। और ये आप यहाँ पर भाववाचक जो संज्ञा इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होगी, गुलाब जामुन बहुत मीठे हैं, आम बहुत खट्टा है, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, चोरी करना पाप है, मुझे बहुत तेज भूख लग रहा है, और तुम बहुत अच्छा गाती हो, पेड़ ठंडी हवा देते हैं, आजकल तुमसे करने में अपनापन नहीं लगता है, और मोहन एक चापलूस लड़का है, श्रीता की लंबाई विजय से अधिक है, वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा है, कमला से प्रेम करता है, बीमारी के बाद मुझे बहुत थकावट होने लग गई है, बोलने में मिठास होना चाहिए, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं घर वालों से दूर होते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, इनमें से सर्वनाम नहीं है। कोई नहीं, आप या तुम, इनमें से सर्वनाम नहीं है। अब कौन से वाला है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात नहीं ये वाला, जबकि कोई, आप, तुम ये सभी सर्वनाम के शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाता है नदी से बहुवचन रूप यहाँ पर कौन सा बनेगा। नदी का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर, नदी से नदियों बनता है ये वाला, और अंक की बिंदी जो यहाँ पर इसमें आएगी जब हम इसको बहुवचन बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोहन गाता है, वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होगा। मोहन गाया, मोहन ने गाया होगा, मोहन गाता होगा, मोहन गाएगा। तो संदिग्ध वर्तमान में होना चाहिए। तो संदिग्ध वर्तमान में यहाँ पर कौन से वाला है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, मोहन गाता होगा। तो क्या है यहाँ पर संदिग्धता इसमें दिखाई गई है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल हम कहेंगे। जिन वाक्यों के अंत में तो होगा, ते होंगे, तो वे संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएंगे। मोहन गाता होगा, जैसे ता है, रमेश जाता होगा, बच्चा रोता होगा। तो ये ता जो आपको देखने को मिलेगा। और संदिग्ध वाले आप यहाँ पर और भी उदाहरण देख सकते हैं। अंशु खाना बना रही होगी, कविता पेपर लिखती होगी, रमेश नल चलाता होगा, टीने पढ़ाई करती होगी, कर्नाटक में बारिश हो रही होगी, मेरा ऑफिस मैं जो है ऑफिस जा चुका, और पिता ये ऑफिस से आ गए होंगे। तो यहाँ पर शायद कुछ मिस हो गया है। नंदिनी की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी, श्वेता पत्र लिखती होगी, वह गाता होगा, राम खाता होगा, रमेश जाता होगा, गाड़ी आती होगी, वह लिख रहा होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो इस प्रकार से जो ये संदिग्धता जो है इनमें दिखाई गई है। तो ये आप जिसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है। तो ये सकर्मक क्रिया, कर्तृवाचक, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, इसका क्रम पुस्तक है। मतलब क्या है इसमें, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य आपका कंप्लीट, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो ये पढ़ता है, ये आपने बताना है इसमें क्या है।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला। तो यही जो इसमें सही है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म है, कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी हो रही है पढ़ने की। तो सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इसका कर्म पुस्तक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, कहते हुए यों पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती पड़े। तो इसमें अलंकार पूछा गया है यहाँ पर प्रतीप श्लेष वक्रोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? कहते हुए यो पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त मोती पड़े। तो इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है यहाँ पर? यह होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ये। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उपमेय में जब उपमान की संभावना दिखाई जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो जिस अलंकार के द्वारा उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है तो उस अलंकार को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण भी आप देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, इसमें मानो। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों की अगर हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार के हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और फल उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये 3 भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु और फल उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पर जो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, बाहर लसत मानो पिए दवानल किजवाना। और दूसरे की बात करें तो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना दिखाई जाए तो अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, मुख सम नहीं याते कमल, मनु जल रहियो समाय। और उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर हम बात करें तो इसके वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा फल जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है तो वहां पर होगा फल उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, खंजरी नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, बाल द्रगन समहीन को कर्ण मनो तप जात। तो इस प्रकार से जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है ये, और इसके 3 भेद जाए होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु और फल उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसकी आप पहचान भी कर सकते हैं, जनु, मनु, ईव, मानो, मनो, मनहु। तो ये कुछ शब्द है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आदि जो है यहाँ पर शब्द अगर किसी अलंकार में आते हो तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। जनु, मनु, ईव, मानो, मनो, मनहु, ये वाले शब्द आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? शोक, क्रोध, रति या फिर भय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? और इसका जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात रति यहाँ पर इसका स्थायी भाव लिया गया है। रसों की बात करें तो 9 रस होते हैं: श्रृंगार, हास्य, अनुरोध, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इनके सभी के स्थायी भाव जो है ये भी अलग अलग होते हैं। और हिंदी में आपको एक जो रस देखने को भी मिल जाता है इसमें, भक्ति रस। तो ऐसे 10 हो जाते हैं ये, और सबके स्थायी भाव भी अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर विभत्स रस। घृणा या जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। हास्य का हास्य स्थायी भाव हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है, भयानक का भय, नाम से भी आप याद रख सकते हैं भय भय। श्रृंगार रस का रति होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है, शांत रस का निर्वेद होता है और भक्ति रस का अनुराग देव रति होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 जो रस हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लंबा है उदर जिसका लंबोदर कहा जाएगा। श्री गणेश मतलब
अब समास है इसमें, और किस समास का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो किस समास का प्रयोग हुआ है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या फिर द्वंद्व समास का। तो जैसे दशानन आता है, 10 आनन, 10 है मुख जिनके, अर्थात रावण जवन के लिए आता है ये सब रावण। तो सेम वैसे है यहाँ पर लंबोदर, और काम क्या होगा? जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद जहाँ पर प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबा है उदर जिनका। या गजानन भी आता है कई बार एग्जाम में, गजानन, तो लंबोदर है यहाँ पर, ये गजानन भी आ जाता है, गज आनन, गज मुख वाला है जो, मैं जिनका मुख गज जैसा है, हाथी जैसा, अर्थात गणेश के लिए आता है। ये भी त्रिनेत्र आता है, 3 नेत्र जिनके, भगवान शिव के लिए। नीलकंठ आता है, नीला है कंठ जिनका, भगवान शिव। और वीणा भी आता है, वीणा जिसके हाथ में वीणा है, सरस्वती, उनके लिए आता है। ऐसे दशानन है, बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण यहाँ पर ये, तो बहुब्रीहि समास का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन से वाला लगेगा? अब लगा के भी देख सकते हैं, कुबल, प्रबल, नाबल, लाबल। तो कौन से वाला इसके साथ फिट बैठ रहा है सही की देखिए, तो प्रबल जाए इसका सी आंसर यहाँ पर होगा, प्र के साथ बल, प्रबल। नेक्स्ट आ जाता है, अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध बताना है। पिताजी पुस्तक लाए, हमने तुमको देखा, गायत्री ने गीत गाए, गाय, दिनेश ने पत्र लिखा। अशुद्ध है। अब अशुद्ध कौन सा है एकदम से आप देखते ही पहचान जाओगे, गायत्री ने गीत गाए। गाय नहीं होता है, गाया होता है, तो ऑप्शन बी वाला ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तृवाचक कौन सा होगा? उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो उसने 2 पत्र लिखा, वे 2 पत्र लिखे, वह 2 पत्र लिखता है, वह 2 पत्र लिखेगा। तो कर्तृवाचक कौन सा है? अब कर्तृवाचक की बात करें तो यही है, वह 2 पत्र लिखेगा। नेक्स्ट आ जाता है, सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय बनता है। अ और उ में अवगुण हुआ है, तो अब संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? गुण संधि, क्योंकि सूर्य में अ और उ में अवगुण होता है, तो सूर्योदय रूप बनेगा यहाँ पर। और गुण संधि में जब अ या आ के साथ ई या दीर्घ ई हो तो ई या दीर्घ ई को ए में चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। जब अ और आ के साथ उ हो तो ओ में हो जाएगा, और अ या आ के साथ री हो तो री को अर हो जाता है। महा प्लस में ईसा महेश है, नर प्लस में ईसा है, नरेशा है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। मिलान करने में देख लेते हैं, आपको बी से मिलान करना है। तो चिन्ह है यहाँ पर, कर्ता, ने, कर्म, को, संबंध, काके की, आदिकरण, में पर। तो ऐसे हो जाएंगे। अब इसके अनुसार आप देख सकते हैं इसमें, तो कैसे बनेगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है, एक अब नहीं है, कौन से वाला? और इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बीटा, पेड़, मंजरी, तो यहाँ पर जो है इसका, हाँ, तो इसमें नहीं में पूछा गया है, तो नहीं, तो क्योंकि उत्तर भी यही होता है, तो ये मंजरी जो है, मंजरी नहीं है इसमें, क्योंकि मंजरी जो ये फूल का है। किसका है? फूल का, तो यही अलग है हमारा। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये डी वाला जो है, इसमें ये सेंसर रहेगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, आस्तिक, कृतघ्न या निश्चित, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो निर्मम उसे कहा जाएगा जिसके हृदय में ममता न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको बा के साथ ही मिलान करना है। आगवलोहना को क्या कहेंगे? तो आगवलोहना तो क्या होता है इसका? बी वाला हो जाएगा ये, मतलब दीर्घ ई, अत्यधिक क्रोधित होना, तो यही है इसका। और घुटने टेकने का क्या है? घुटने टेकना मतलब हार मानना, यही होता है, हार मानना। जमीन पर पैर न पड़ना, इसका क्या मतलब है? तो अधिगमंड होना, और टांग अड़ाना मतलब अड़चन करना, तो ऐसे हो जाएगा इनका यहाँ पर मिलान। इसके बाद है बकरी। बकरी क्या करती है? बकरी का काम है मिमियाने का, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है।
तो ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट का आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, कृतज्ञ का जब हम विलोम करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा। तो कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, ऑप्शन डी वाला, यही बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। अब ऊँटों का क्या होता है, काफिला, टोली, गांठ या बेड़ा। अब वो इसका साथ मिलान करना है, कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो इसमें जो कौन सा बनेगा, अब जैसे ऊँट है, ऊँटों का क्या होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पर इनका मिलान करके। जैसे ऊँट है, ऊँटों का क्या होता है, काफिला। नाव का क्या होता है, बेड़ा। रुई की क्या होती है, गांठ। और बच्चों की टोली। तो ऐसे इनका मिलान होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से वाला बनेगा, तो सी वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये वाला डी हो जाएगा इसमें। तो बुनाई में क्या है, आई, बुन शब्द और आई प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, बुनाई। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो संदिग्ध वर्तमान का कौन सा है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा ही था इसमें। तो पढ़ा होगा, मैं शायद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँगा या मैं पढ़ रहा हूँगा। तो कौन सा वाला यहाँ पर इसका सही रहेगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला, पढ़ा होगा, तो यही होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस वाक्य में कल क्या है, सर्वनाम है, काल, नामपद या अव्यय, क्या है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये कल क्या है। अब कल को अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन आएगा सी वाला। तो समय के बारे में बतला रहा है, मतलब काल जो है काल के बारे में बतला रहा है, अवधि के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। तो भूतकाल कौन सा है इसमें, शायद मैं कल पढ़ूंगा। अब ये है गा, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैं पढ़ता हूँ। अब जो जैसे इंग्लिश में होता है फ्यूचर टेंस, तो इसमें भी आगे की वही होते हैं सेम। तो भूतकाल का कौन सा है इसमें, था ये थी वाला, यही है इसमें, ये वाला। और वर्तमान का कौन सा है, जो इस समय की बात है, मैं पढ़ता हूँ, ये वाला। और भविष्य का जो फ्यूचर वाला है, पढ़ूंगा, खाऊंगा, जाऊंगा, नहाऊंगा, ये वाले गा लगा होता है। तो इस प्रकार से इनका हो जाएगा मिलान। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, लड़की जाती है, लड़की जाती है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में किस प्रकार से होगा, अगर हम इसे अपूर्ण में बनाएंगे, मतलब कंटिन्यू वाला। तो जा रही थी, लड़की गई, गई थी, जाएगी। तो अपूर्ण भूतकाल में यहाँ पर किस प्रकार से होगा ये, तो यही होगा, लड़की जा रही थी, मतलब ना तो चली गई ना जाएगी, अभी काम चल रहा है तो जा रही है। नेक्स्ट है, मैं जाता हूँ, यह कौन सा काल है। तो मैं जाता हूँ यह कौन सा काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य, सामान्य, कौन सा काल है। और इसमें जो ऑप्शन आएगा ये वाला, वर्तमान की बात है ये। नेक्स्ट है, मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में किस प्रकार से बनेगा, देखूंगा, देख रहा हूँ, तस्वीर देखी, देखो। तो कौन से वाला है यहाँ पर, ये वाला, मैंने तस्वीर देखी, क्योंकि देखूंगा तो फिर उसमें चल जाता है भविष्य में। नेक्स्ट आ जाता है, चार विकल्पों में से जो सही है वो आपने बताना है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो उसे हम सामान्य भूतकाल, अपूर्ण, आसन या पूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो जिसमें अभी अभी समाप्त हुई होती है तो उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। तो जिस भूतकाल में क्रिया में कार्य के अभी या निकट भूतकाल में संपन्न होने का हमें पता लगता है। और यहाँ पर आप इसमें आसन भूतकाल के जो उदाहरण है वो भी आप देख सकते हैं। ममता अभी गई है, मीना गई है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी है, मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, उसने दवा खाई है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, मैंने होमवर्क किया, मैं कुछ देर पहले ही गांव से आया हूँ, नाना ने मुझे कविता सुनाई है।
अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है। श्याम ने देखा है जापान ने उस घटना को भुला दिया है। राम ने पत्ता लिखा है, वह अभी आया है। रमन ने सब्जी बेची है, रोहन ने खाया है, वह अपनी प्रेमिका की याद में बहुत रोया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? अंत, पीड़ा, समय या मृत्यु। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, मतलब समय से। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो उसके भेदों की बात करें तो वैसे तो 3 ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सही जो आपने बताने हैं भूतकाल के पूछा गया है, भूतकाल के, तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा था। 6 भेद यहाँ पर इसके होते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत और हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, सामान्य रूप, मूल रूप या पूर्ण रूप। तो काल क्या कहलाता है? और ये कहलाएगा क्रिया के घटित होने का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण वर्तमान काल बताइए। अपूर्ण, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊँ। अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान की बात है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अपूर्ण वाला जो है यहाँ पर ये वाला है, वह घूमने जा रही है, क्योंकि वर्तमान की बात है तो यही इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था। तो कौन सा काल है? अपूर्ण, पूर्ण, आसन या सामान्य। सुरेश गीत गा रहा था, तो कंटिन्यू वाला है। तो इसमें देखें तो कौन सा है? अपूर्ण की बात है, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने गाना बंद नहीं किया है, अभी गा रहा है, तो सुरेश गीत गा रहा था। नेक्स्ट है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य, संदिग्ध, पूर्ण या संभाव्य वर्तमान। पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर देखें तो कौन सा है? इसमें कंप्लीट हो चुकी है, पुस्तक पढ़ ली है, तो पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। पूर्ण, अपूर्ण, हेतुमद या संदिग्धता है। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा काल है? हेतुमद भूतकाल। तो ये वाला इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का जो काल है वो आपने बताना है। गौरी खीर खा रही थी। आसन, पूर्ण, संदिग्ध या अपूर्ण। खा रही थी, अब न तो खाली ना खाएगी, अब खा रही थी। तो जब देखा तो खीर जाओ खा रही थी, तो इसका मतलब क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि खा रही थी तो अभी खा रही है, मतलब कंटिन्यू वाला है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। तो सेम है, वर्तमान, पूर्ण, अपूर्ण या सामान्य। पूजा की जा रही थी, ना तो कंप्लीट हो चुकी है, नहीं करेंगे तो अपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है, हेमंत पत्र लिख रहा है। अब ये भी अगर देखें तो कौन सा है यहाँ पर भी, तो किसके कौन सा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हेमंत पत्र लिख रहा है, मतलब अपूर्ण जो यहाँ पर इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए वाक्य का काल बताइए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। संदिग्धता है, अपूर्ण है, पूर्ण है, सामान्य है, मतलब लिखे थे। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बाद रहेगा ऑप्शन डी वाला, मतलब पूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में काल बताइए। शायद चोर पकड़ा जाए। तो क्या है यहाँ पर? तो संभाव्य है, संभावना की गई है कि शायद चोर पकड़ा जाए, तो संभाव्य भविष्य की यहाँ पर बात इसमें हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल बताइए। जो कमाए सो खाए। पूर्ण है, सामान्य है, संदिग्ध है या हेतुमद भविष्य काल है। तो कौन सा काल है यहाँ पर? जो कमाए सो खाए, तो कौन सा है? हेतुमद भविष्य काल। नेक्स्ट है, मोहन गाता है। यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में किस प्रकार का होगा? मोहन गाता है को जब हम संदिग्धता में दिखाना हो, तो कौन सा बनेगा? ये वाला, मोहन गाता होगा, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी तावाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करने का है, अ को ब के साथ मिलान करना है। मिलान करने में देखें तो ये ऑप्शन ए वाला बनेगा। भूतकाल की बात करें तो मैं पढ़ूंगा जाता है, वह आया है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? भूतकाल की बात करें तो वह आया है। वर्तमान की बात करें तो राकेश जाता है। भविष्य की बात करें तो मैं पढ़ूंगा।
नेक्स्ट है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था। तो मतलब खा रहा था कंप्लीट नहीं हुआ है, तो खाने काम चल रहा है, अपूर्ण पूर्ण। उसने खाया है, वाक्य में बताना है काल कौन सा है, आसन, पूर्ण, संभाव्य, सामान्य। उसने खाया है। अब खाया है का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसने खाया है तो कौन सा आएगा यहाँ पर? ये तो ये वाला आ जाएगा आसनभूत। तो आसनभूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, तो उस क्रिया को आसनभूत काल हम कहेंगे। क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की हमें सूचना मिलती है। इसके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आम खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। मतलब अभी निकट की जो बात है, जिससे पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया मतलब काल रहेगा? संदिग्ध, संभाव्य, संदिग्ध या अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, तो कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान का। राम जाता होगा, वह पढ़ता होगा। और संदिग्ध भूतकाल में यह संदेह बन रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, ऐसे है। तो संदिग्ध है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो ये पूर्ण है, पूर्ण भूतकाल में है, सामान्य में है या पूर्ण में है? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो इसको जो यहाँ पर लिया गया है सामान्य भूतकाल से। तो इस प्रकार से जो हमारी आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।